टॉपिक है बेटे वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ को समझने से पहले ना हमें नेचर में ये समझना चाहिए कि नेचर में वेक्टर क्वांटिटीज कहते किसे हैं। तो उसे समझने के लिए सबसे पहली बात हमें पता है कि इस दुनिया में हमारे चारों तरफ बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। फिजिकल क्वांटिटीज वो जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, जिन्हें हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो सारी की सारी क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं बेटे? फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। तो इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज को हमने ना दो भागों में कैटेगराइज किया हुआ है। पहली क्वांटिटीज तो वो जिन्हें हम स्केलर बोलेंगे, दूसरी क्वांटिटीज वो जिन्हें हम वेक्टर बोलेंगे। स्केलर क्वांटिटीज किन्हें कहते हैं बेसिकली? तो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताकर क्या करती है? अपनी इंफॉर्मेशन देती है। स्केलर मतलब स्केल, साइज, मैग्नीट्यूड बताकर अपनी इंफॉर्मेशन कंप्लीट करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला कि भाई चीनी ले आओ, तो पीछे से आप लोग की आवाज आती है सर कितनी? तो मैं बोलता हूं 2 kg। तो मैंने शुगर का क्या बताया आपको? मास कितना चाहिए? 2 kg। क्या मुझे 2 kg से ज्यादा बताना, किसी और चीज की बताने की जरूरत है? नहीं। तो 2 kg बताकर मैंने क्या करा? अपनी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर दिया। इसलिए जो मास है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताकर अपनी इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर देता है, इसलिए वो एक स्केलर क्वांटिटी है। किसी ने मुझसे पूछा कि आज टाइम क्या हुआ, तो मैंने बोला आज टाइम 7 बजे है। तो टाइम का मैंने सिर्फ एक मैग्नीट्यूड दिया, एक उस मैग्नीट्यूड बताकर मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी कि आज 7 बजे हैं, तो मेरी इंफॉर्मेशन कंप्लीट। क्या कुछ और चीज बताने की जरूरत है? नहीं। तो नेचर के अंदर टाइम कैसी क्वांटिटी? स्केलर जो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड बताकर अपनी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर देता है। टेम्परेचर क्या है? किसी ने पूछा, हमने बताया कि आज टेम्परेचर कितना है। आज टेम्परेचर है 42 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर का सिर्फ मैग्नीट्यूड बताकर हम अपनी इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर देते। दिस इज कॉल्ड क्या? स्केलर क्वांटिटीज। तो नेचर के अंदर ये स्केलर क्वांटिटीज होती हैं जो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताकर अपनी इंफॉर्मेशन कंप्लीट करती हैं। दूसरी क्वांटिटीज और होती हैं, दूसरी क्वांटिटीज कहलाती हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिन्हें अपनी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करना होता है। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या? डायरेक्शन भी चाहिए इसकी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने बोला कि भाई आपको दिल्ली से कोलकाता जाना है, दिल्ली से कोलकाता जाना, और वो 1500 किलोमीटर है। तो एक बंदे ने गाड़ी लगाई और वो हो लिया कोलकाता की तरफ, लेकिन 1 महीना हो गया लेकिन वो कोलकाता नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि हमने उसे डायरेक्शन नहीं बताई। जाना उसे इधर था, गाड़ी लगा के उधर चल निकल लिया। तो क्या हमारी इंफॉर्मेशन सही थी? आंसर, हमारी इंफॉर्मेशन सही नहीं थी। तो हमें उस पोजीशन को बताने के लिए, इंफॉर्मेशन को करेक्ट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्ट क्या बतानी चाहिए थी? डायरेक्शंस बतानी चाहिए थी। तो ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन बताकर इंफॉर्मेशन कंप्लीट करती है क्या कहलाती है? इसी तरह से ये एक बॉडी है, एक बॉडी, इस बॉडी पर मैं किस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं कि ये बॉडी इस डायरेक्शन में चले जाए? इधर फोर्स लगाऊं या इधर फोर्स लगाऊं? तो जब तक मैं फोर्स को ये पर्टिकुलर डायरेक्शन दूंगा नहीं, तब तक वो बॉडी इधर मूव करेगी नहीं। तो नेचर के अंदर फोर्स कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी। तो ये मतलब होता है स्केलर और वेक्टर का। दूसरी बात, जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। तो किसी भी एक वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर हमें वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है किससे? अलजेब्रा से। किससे? अलजेब्रा। अगर सिर्फ मैं वेक्टर की बात करूं, दिस इज वेक्टर, तो किसी भी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? ये क्वांटिटी है ए, और ये नेचर में वेक्टर है, और मैं आपको बताना चाहता हूं नेचर में क्वांटिटी वेक्टर है, तो उसके पास एरो क्या लगाता है? एरो लगाते हैं। तो क्वांटिटी ए वेक्टर है नेचर में, उसे मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके लिए क्या लगाया? एरो। तो हेयर एरो ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटिटी ए नेचर में वेक्टर है। एरो वेक्टर नहीं है, एरो तो एक नोटेशन है। तो ये क्वांटिटीज क्या कहलाएगी मेरी? दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। और इस वेक्टर क्वांटिटी को फिजिक्स में किस नाम से जानते हैं? फुल वेक्टर। फुल वेक्टर है। इसी तरह से इस क्वांटिटीज के पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करते हैं? तो आंसर है डायरेक्शन यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। कौन? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को हम किससे लिखते हैं? दिस इज ए कैप, और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिट वेक्टर। अब इसका थोड़ा सा मतलब समझिए। यूनिट वेक्टर वो होते हैं जिन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1, और उनकी अपनी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने बोला कि एक आदमी इस डायरेक्शन में चल रहा है, एक आदमी इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो वो क्या है? पोजीशन बता रहा हूं। तो एक आदमी इस डायरेक्शन में चल रहा है, कितना? 10 मीटर ईस्ट में चल रहा है। क्या चल रहा है? 10 मीटर ईस्ट। तो ये क्या? एक फुल वेक्टर है। तो क्या मैं इसको ये भी तो ले सकता हूं, 10 इंटू 1 मीटर ईस्ट। तो अगर ये आदमी 10 मीटर ईस्ट में चल रहा है, अगर ये आदमी 10 मीटर ईस्ट में चल रहा है, तो वो पहले
1 मीटर ईस्ट में चलेगा तभी तो 10 मीटर ईस्ट में चलेगा। तो 10 मीटर ईस्ट का 1 मीटर ईस्ट क्या है? यूनिट वेक्टर है। क्या है? यूनिट वेक्टर। और ये यूनिट वेक्टर बेसिकली मुझे क्या काम करके दे रहा है? मुझे डायरेक्शन दे रहा है कि अगर वो 1 मीटर ईस्ट में इस डायरेक्शन में चलेगा तो 2 भी इधर चलेगा, 3 भी इधर चलेगा, 10 भी इधर चलेगा और 20 भी इधर ही चलेगा। तो यूनिट वेक्टर किसके होते हैं? तो आंसर यूनिट वेक्टर फुल वेक्टर के होते हैं। इस दुनिया में हर एक वेक्टर का अपना एक यूनिट वेक्टर होगा। दुनिया में हर एक चीज का यूनिट होता है। अगर हम 5 किलोग्राम शुगर लेने जा रहे हैं तो 5 किलोग्राम लेने से पहले हम क्या लेते हैं? 1 किलोग्राम शुगर। तो 5 किलोग्राम का 1 किलोग्राम क्या है? यूनिट है। ऐसे ही एक आदमी एक बॉडी पर मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन की लगाई, तो 20 न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन में लगाने से पहले मैंने क्या लगाया? 1 न्यूटन की इस डायरेक्शन में। तो इस 1 न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन में, इस 20 न्यूटन का इस डायरेक्शन का क्या बन जाएगा? यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो अगर मैं 1 न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन में लगाऊंगा तो 2 भी इधर लगाऊंगा, 3 भी इधर लगाऊंगा, 10 भी इधर लगाऊंगा और 20 भी उधर ही लगाऊंगा। तो 20 न्यूटन इस नॉर्थ डायरेक्शन का, 20 न्यूटन इस नॉर्थ डायरेक्शन का फुल वेक्टर है और 1 न्यूटन नॉर्थ डायरेक्शन का क्या है? यूनिट वेक्टर है। बात समझ आई? तो ये होता है यूनिट वेक्टर। इसी तरह से ये क्या कहलाएगा मेरा? दिस इज कॉल्ड क्या? यूनिट वेक्टर। तो ये यूनिट वेक्टर को हम किससे लिखेंगे? एक्स कैप के साथ। नहीं है बात समझ में? ओके। तो ये क्या है? यूनिट वेक्टर। इनका काम हमेशा के लिए याद कर लो, इट विल स्पेसिफाई द डायरेक्शन। इनका सिर्फ डायरेक्शन बताने का काम होता है और कोई दूसरा काम नहीं होता। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है उसी डायरेक्शन में उसका फुल वेक्टर भी काम करेगा। उल्टा कर, अगर कोई वेक्टर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो उसका यूनिट वेक्टर पहले उस डायरेक्शन में होगा तभी वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर की होती है वही फुल वेक्टर की होती है। उल्टा कर, जो डायरेक्शन फुल वेक्टर की होगी वही यूनिट वेक्टर की होगी। ये मंत्र हमेशा के लिए याद कर लो। इसी तरह से अगर मैं आपसे फिर से बोलूं यहां पर, अब इस वेक्टर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है। तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लगाते हैं? मॉडुलस। और मॉडुलस लगा के और छोटा करना चाहते हैं तो खाली ये भी लिख देते हैं समटाइम्स। तो अगर हम ये मॉडुलस लगा के लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? दिस इज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड अमाउंट उसका कितना है? तो अगर मैं बोलूं यहां पर एक बॉडी 10 मीटर चल रही है इस डायरेक्शन में, तो 10 मीटर क्या है? 10 क्या है? उसका मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड। दिस इज मैग्नीट्यूड। और इस मैग्नीट्यूड को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स। दिस इज नो। तो सोच, एक वेक्टर के पास क्या होता है? तो आंसर है मैग्नीट्यूड होता है भाई। और क्या होती है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। तो ये मुझे क्या मिल गया? दिस इज फुल वेक्टर। इसी तरह से यहां रिलेशन बताओ। तो मेरे पास क्या है? एक वेक्टर है ए, इसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड है कितना? दिस वन। और डायरेक्शन क्या है? दिस इज यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर देते क्या है? तो आंसर यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देते हैं। और आप लिख भी सकते हो ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन में ए का मॉड्यूलस। ये मैं 11th क्लास में फार्मूला पढ़ाया जाए। अब देखो जैसे यहां से निकाल सकते हैं, तो मेरा एक्स कैप कितना आ गया? एक्स कैप इज इक्वल टू एक्स वेक्टर अपॉन में एक्स का मॉडुलस। कोई मुझसे कहता है कि इसका यूनिट वेक्टर निकालो, तो निकाल लो। तो एक्स वेक्टर क्या है? इसका फुल वेक्टर कितना था? 10 मीटर ईस्ट। तो यहां लिखो 10 मीटर ईस्ट। इसको इसके मॉडुलस मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो मैग्नीट्यूड कितना है? 10। तो 10 से 10 करोगे तो कितना आ गया? 1 मीटर ईस्ट। तो बेसिकली 1 मीटर ईस्ट क्या था? उसका यूनिट वेक्टर ही तो था। तो दिस इज यूनिट वेक्टर। क्लियर? यस। अब ये नोटेशन को मुझे दिमाग में रखना है और हमें किसी भी एक वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी एक गिवन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज हमें बेसिकली कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। किसी कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ठीक है, करते हैं रिप्रेजेंट उसे। तो देखिए, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो देखिए सबसे पहले इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लो मेरे पास दो चार्जेस हैं, ये एक चार्ज है दिस इज Q1 और ये एक चार्ज है कितना? Q2। और इनके बीच का कोई डिस्टेंस होगा R। तो इसका अलग, अगर ये दोनों एक जैसे चार्ज हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे भाई, और अपोजिट चार्ज हैं तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अगर ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल। तो रिपल्शन के लिए किधर फोर्स लगाएगा? इस डायरेक्शन में। तो फोर्स किस पे लगी है? तो फोर्स दूसरे चार्ज पे लगी है। लगाने वाला कौन है? फर्स्ट। नहीं है बात समझ में? कौन है? फर्स्ट। इसी तरह से ये दूसरा वाला चार्ज इस वाले चार्ज को भी तो रिपेल करेगा। किस डायरेक्शन में?
इस डायरेक्शन में, तो फोर्स किस पे लगेगी? फर्स्ट पे लगाने वाला कौन है? सेकंड। तो हमेशा ध्यान रखना कि जैसे इस वाले केस में Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाई, तो पहले फोर्स किस पे लगी? 2 पे। तो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसे हमेशा पहले लिखा जाता है, और जो लगाने वाला है वो हमेशा बाद में लिखा जाता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि FBA है, तो आप बता सकते हो फोर्स बी पे लगी है, ए पे? बी पे लगी है, एग्जैक्टली। लगाने वाला कौन है? ये इसका मतलब होता है। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखो, इनके बीच का डिस्टेंस आ रहा है, और हमें बताया कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाली फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, वो हमें कूलम्ब लॉ ने बताया था। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये वो फोर्स है जो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में एक्ट होती है। ये फोर्स अट्रैक्शन की भी हो सकती है और ये फोर्स रिपल्शन की भी हो सकती है। यहां पर नेगेटिव होता तो ये अट्रैक्शन के लिए फोर्स लगा लेते भाई, और ये वाला नेगेटिव होता तो ये इसको अट्रैक्ट इधर करता। तो जो मर्जी हो सकता है, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये बात तो क्लियर है। अब अगली बात सुनो। अब इसका मतलब क्या है? F12 फोर्स, अगर मैं लिखूं यहाँ पे फोर्स F12, इसका मतलब क्या है भाई? ये फोर्स किस पे लग रही है? फोर्स एक्टिंग ऑन किस पे? Q1। फोर्स एक्टिंग ऑन कितना? Q1। वेरी गुड, बाय Q2। इसी तरह से फोर्स 21, ये क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन Q2, एग्जैक्टली Q1। और ये फोर्स होती कितनी है? अब हम उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो जरा, यहां पर हम ये लिख सकते हैं, इधर देखिए। तो सबसे पहले निकालते हैं फोर्स ऑन Q2 बाय Q। तो फोर्स निकालो 2 पे, दिस वन। तो इस फोर्स को हम क्या ले सकते हैं भाई? वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1, ये वेक्टर फॉर्म है इसकी। इस फोर्स के पास क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड कितना है? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये मैग्नीट्यूड हो गया ना। इसके पास क्या? अपनी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है, और डायरेक्शन कौन देते हैं? यूनिट वेक्टर। और ये अगर ये दो पॉइंट चार्ज है, तो इन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल ऑलवेज बी अलोंग द लाइन जोइनिंग देयर पॉइंट चार्जेस। अगर ये बॉडी होती तो सेंटर ऑफ द बॉडी टू सेंटर ऑफ बॉडी होती। अगर ये पॉइंट चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल ऑलवेज बी अलोंग द लाइन जोइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस। तो इस फोर्स की डायरेक्शन क्या अलोंग आ रही तो है, और वो कहां से कहा था? Q1 से Q2। तो डायरेक्शन कौन बताता है? यूनिट वेक्टर। इसलिए यहां पर क्या लगा दिया? यूनिट वेक्टर। लेकिन इस फोर्स की डायरेक्शन 1 से 2 है या 2 से 1 है? 1 से 2। अरे Q1 Q2 को तो दबा रहा है, तो Q1 जब Q2 को दबाएगा तो फोर्स कैसे लगाएगा? 1 से 2 की डायरेक्शन में तो लगाएगा। लेकिन फोर्स एक्सपीरियंस कौन करेगा? 2। लेकिन लगाने वाला कौन है? फर्स्ट। जैसे मैंने आपको पुश किया, मैं फर्स्ट हूं, आप सेकंड, तो पुश किसे मिला? सेकंड को ना। लगाने वाला कौन है? फर्स्ट। लेकिन फोर्स की डायरेक्शन क्या है? 1 से 2 तो है। समय बात, दिस इज 1 से 2। एनसीईआरटी में इसे उल्टा भी लिख रखा है। उल्टा बोलो सीधा बोलो, क्योंकि इसके लिए कोई ऐसा परफेक्ट कोई रूल नहीं है। जैसे यहाँ पे फोर्स 2 से 1 है ना, तो डायरेक्शन भी क्या लग रखी है? 2 से 1। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल मेथड नहीं है, आप ऐसे लिखेंगे बस। समझ में आई? इसी तरह से, अच्छा, ये हमने ऑटोमेटिकली इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से सिमिलरली बताओ, ये Q2 Q1 पे भी तो फोर्स लगाएगा। तो देन द फोर्स एक्टिंग ऑन किस पे? Q1 बाय Q2। तो बताओ भाई फोर्स कितनी हो गई? तो आंसर है फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2। ये फोर्स कितनी है? मैग्नीट्यूड 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब ये डिस्टेंस की जो डायरेक्शन है फोर्स की, वो कैसे है? अलोंग द लाइन जोइनिंग देयर सेंटर्स, जोइनिंग देयर पॉइंट चार्जेस। तो डायरेक्शन क्या है? अलोंग R है। लेकिन कैसे? Q1 से Q2 के बीच में क्या अलोंग R है। तो डायरेक्शन क्या है? 2 से 1। इक्वेशन नंबर सेकंड, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। लेकिन एक छोटी सी बात पता है, R1 से 2 और R2 से 1, इसका मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर है ना भाई। तो ये यूनिट वेक्टर क्या है? कहां से कहां तक है? Q1 से Q2, यही तो पोजीशन है। ये फोर्स इन दोनों के बीच में तो लग रही है। तो इसका मतलब ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, और ये एक यूनिट वेक्टर है। अगर ये एक यूनिट वेक्टर है तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं R। अगर ये 1 2 है तो कैन आई राइट R? यस, 1 2 वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड।
नहीं है समझ में? क्या इस ये वाले डायरेक्शन और ये वाले डायरेक्शन दोनों के दोनों एक डायरेक्शन में? आंसर नो। ये वाले डायरेक्शन इस वाले डायरेक्शन के अपोजिट है। मतलब जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के यूनिट वेक्टर कैसे हैं? दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो हियर वी कैन राइट कि सो आ जाएगा R1 से 2 आ जाएगा R1 से 2 इज इक्वल टू माइनस R2 से, या दोनों में से कहीं भी माइनस लगा सकते हैं। बस इसकी वैल्यू उठा के पुट कर दो इसमें, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट। अगर इस फर्स्ट में इक्वेशन पुट करेंगे तो कितना आ गया जी? फोर्स F21 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और R12 की जगह क्या ले सकते हैं? माइनस R2। इस माइनस को उठा के हम बाहर भी लगा सकते हैं, तो इस माइनस को उठा के अगर यहां से बाहर लगाएंगे तो ये तो आ जाएगा। अब इक्वेशन सेकंड को देखो और इक्वेशन थर्ड को देखो, दोनों ही तो बराबर आ गई। दिस इक्वेशन इज इक्वल टू दैट इक्वेशन। नहीं है समझ में? अगर ये दोनों इक्वेशन बराबर है तो कैन आई राइट हियर कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21। इससे क्या पता चला? इससे पता चला अगर पहला चार्ज दूसरे चार्ज पे जितनी फोर्स लगा रहा होगा दूसरा भी पहले पे उतनी लगा रहा होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। इट्स ओबे द न्यूटन्स थर्ड लॉ। अकॉर्डिंग टू इट ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। एवरी एक्शन have equal and opposite reaction. नहीं है बस समझ में? ये क्लियर नहीं बात? अब आगे देखो, इसी तरह से जैसे अभी हमने इसको रिप्रेजेंट किया, अब देखो जरा इसमें ऑन कर दिया। अब देखो यहां पर हमने जो कूलम्स लॉ को अभी रिप्रेजेंट करा है, गौर करके देखो वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करा है? यूनिट वेक्टर की फॉर्म में। किसमें? यूनिट वेक्टर की फॉर्म में। हमें किसमें, अगर हम चाहते हैं कि इसे फुल वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वो भी हम कर सकते हैं। तो जरा देखना इसे फुल वेक्टर की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पास एक दूसरा भी मेथड है। क्या करना है इसमें? इसको कूलम्स लॉ को फुल वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो जरा इसमें सिंपल सब कुछ यही है, एग्जैक्टली यही। अभी हमने देखा कि दो चार्जेस Q1 और Q2 थे ना, तो इनके बीच में फोर्स कितनी है? नाउ फोर्स ऑन Q2 बाय किस पे? Q है। ये फोर्स अभी हम लोगों ने निकाला, फोर्स किस पे लगी थी? 2 पे लगाने वाला कौन है? 1। और ये फोर्स निकलती है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और कितना था? दिस इज R1 से 2 क्या? ये तो था। इस क्वांटिटी को मैं ये भी तो ले सकता हूं बेटे, R1 से 2 है तो इसको हम क्या ले सकते हैं? इधर देखिए यहां से, तो ये कितना है? Q1 से Q2। तो यहां से फोर्स की जो डायरेक्शन है वो कैसी है? अलोंग द लाइन जोइनिंग द सेंटर। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल ऑलवेज बी अलोंग द लाइन जोइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस। ये तो डायरेक्शन है। अब ये बता, ये जो फोर्स की डायरेक्शन है वो कहां से? Q1 से Q2 तो है, ये तो है। तो मैं इस वाले यूनिट वेक्टर को चाहूं तो ये तो ले सकता हूं भाई, इसकी डायरेक्शन क्या है? R वेक्टर बॉन्ड में इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना? दिस इज R। Q1 से Q2 का मैग्नीट्यूड कितना है? यहां से यहां तक का R ही तो है। तो दिस इज R। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं भाई? इस यूनिट वेक्टर को अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहें तो हम आसानी से लिख सकते हैं Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और इसकी जगह बेटे क्या लिख सकते हैं? R वेक्टर 1 से 2 अपॉन में R। और ये दोनों अगर ये लिखेंगे तो R21 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R की पावर 3 और R1 से 2। ये बात समझ में? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमने वेक्टर को फुल वेक्टर की फॉर्म में तो रिप्रेजेंट कर दिया। सिमिलरली अगर लिखेंगे, सिमिलरली उसी दूसरे वाले केस में फोर्स किस पे निकालनी है? फोर्स ऑन Q1 बाय Q2। तो सिमिलरली अगर लिखेंगे तो F12 इज इक्वल टू कितना जाएगा? 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R की पावर 3, और ये कितना जाएगा? R21। नहीं है समझ में? और अब तुम्हें पता है एक बात यहां पर कि अगर इसके वेक्टर के बारे में सोचो
कि इनके मैग्नीट्यूड दोनों के कैसे हैं, बराबर ही तो है। R21 Q1 से Q2 जाइए या Q2 से Q1 जाइए, दोनों के मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेंगे। क्या दोनों की डायरेक्शन इक्वल थी? नहीं, दोनों की डायरेक्शन क्या एक दूसरे के अपोजिट है। नहीं बेटे समझ में? तो दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, इसका मतलब अगर इनके यूनिट वेक्टर अपोजिट होंगे तो इनके फुल वेक्टर भी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं देन R12 वेक्टर इज इक्वल टू R21 वेक्टर के लेके माइनस में। तो जहां पे 1 2 है वहां पे -2 1 लगा दो तो कितना आ जाएगा, F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और कितना आ गया, क्यूब आ गया जी। और कितना आ गया जी यहाँ पर माइनस का R21। इस माइनस को उठा के यहां लगा दो। अगर माइनस को यहां लगाओगे तो इक्वेशन नंबर डाल दी थर्ड, तो फ्रॉम सेकंड और थर्ड से देखो दोनों ही कैसे हैं, बराबर है ना राइट हैंड साइड, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी तो बराबर होगी। तो इट मींस F12 इज इक्वल टू माइनस का F21। ये कैसे काम कर रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट। नहीं है समझ में? दिस इज मीन बाय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए गिवन वेक्टर गिवन टू चार्जेस इन द फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। किसी भी एक वेक्टर को, किसी भी दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स को, उसे हम कहते हैं कूलम्स लॉ। उस कूलम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम चाहें तो उस फोर्स को यूनिट वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे तो फुल वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आगे देखिए, इसके बाद एक नया टॉपिक आता है बेटे, इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। देखिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार देखिए जी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स क्या कहता है और इसे थोड़ा समझने की कोशिश करिए। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है मेरा आपसे कि ये दो चार्ज है, एक चार्ज है Q1 और ये एक चार्ज है Q2। Q1 Q2 पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है, दिस इज A और दिस इज B। Q1 Q2 पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है 100 न्यूटन की। तो आप बता सकते हो Q2 Q1 पे कितनी फोर्स लगाएगा, 100 न्यूटन की। किस लॉ से बता रहे हैं आप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ लिया है इसे। तो ये भी पक्का इस पे इस डायरेक्शन में कितनी फोर्स लगा, 100 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ Q1 और Q2 दो चार्जेस है, इन दो चार्जेस के बीच में जो लगने वाली फोर्स है वो 100 न्यूटन की है। मतलब Q1 Q2 पे लगाए या Q2 Q1 पे लगाए, लेकिन इन दोनों जोड़ी के बीच में हमेशा एक फोर्स 100 न्यूटन की बनी रहेगी। ये बात समझ में आती है? मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसे था कि इन दोनों के बीच में कहीं नेबरहुड में सराउंडिंग में मैंने एक तीसरा चार्ज रख दिया, सपोज टू बी C, कहीं भी रख दिया, C पर एक चार्ज रख दिया मैंने Q3। तो ये जो Q3 चार्ज है, ये Q3 चार्ज क्या करता है, तो आंसर है Q3 चार्ज इस Q1 पर क्या करता है, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है। और मान लो इसने जो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाई, वो फोर्स लगाई 20 न्यूटन की। कितने लगाई, 20 न्यूटन की। इस पे भी लगा सकता है, इस पे भी एक फोर्स लगाई, और मान लो ये फोर्स कितनी लग रही है इस पे, ये लग रही है 10 न्यूटन की। कितनी, 10 की हो सकता है, ज्यादा नहीं कुछ। तो मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये था कि Q1 और Q2 ये एक दूसरे के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहे थे पहले, 100 न्यूटन की। मतलब 100 न्यूटन की फोर्स Q1 और Q2 के बीच में एग्जिस्ट करती थी, लेकिन अब मैंने इसके सराउंडिंग में एक तीसरा चार्ज रख दिया। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मैं तीसरा चार्ज रखता हूं तो इस तीसरे चार्ज की प्रेजेंस से Q1 और Q2 इन दोनों के बीच में जो पहले 100 न्यूटन की फोर्स लग रही थी, वो फोर्स पहले से बढ़ जाएगी, घट जाएगी, या उतनी रहेगी? आंसर है उतनी रहेगी। लेकिन यही क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स है कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाली जो फोर्स है वो फोर्स रिमेन सेम रहती है, बट रिमेन सेम रहती है बाय द प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज सराउंडिंग इट। इसके सराउंडिंग में हम कितने भी चार्ज रख दें, उनकी प्रेजेंस से इन दो चार्ज के बीच में लगने वाली जो फोर्स थी, वो जोड़ी के बीच में जो फोर्स थी, वो फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। बट द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिंगल चार्ज और अ गिवन चार्ज या आइसोलेटेड चार्ज विल बी चेंजेस। इस अकेले Q1 पे लगने वाली टोटल फोर्स क्या होगी, बदल जाएगी। पहले Q1 पे सिर्फ टोटल फोर्स कितनी थी, 100, लेकिन ये वाला जब Q2 इसको दबाएगा तो ये भी तो एक फोर्स लगाएगा, तो इस पे लगने वाली टोटल फोर्स वो भी बदल जाएगी। इसी तरह से Q2 पे पहले सिर्फ फोर्स कितनी थी, 100 की, लेकिन ये वाला चार्ज सराउंडिंग में रखा तो ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो Q2 पे लगने वाली फोर्स बदल जाएगी। मतलब किसी भी एक गिवन चार्ज पे लगने वाली टोटल फोर्स तो बदल सकती है, लेकिन एक जोड़ी के बीच में लगने वाली फोर्स, अगर Q1 और Q2 की बात करूं तो इस जोड़ी के बीच में लगने वाली फोर्स पहले भी उतनी थी, अभी भी उतनी रहेगी।
इसकी प्रेजेंस से इन दोनों जोड़ी के बीच में लगने वाली फोर्स अफेक्ट नहीं होगी। इसके सराउंडिंग में चाहे आप 100 चार्ज रख दो, लेकिन उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस अकेले चार्ज पर लगने वाली जो टोटल फोर्स है वो फोर्स कितनी होगी? तो आंसर है जितनी भी फोर्स इस वाले चार्ज पार्टिकल पर लग रही है उन सबके वेक्टर सम के इक्वल होगी। अगर ये वाले चार्ज पे एक फोर्स F1 लग रही है, F2 लग रही है, F3, F4, दुनिया भर के सराउंडिंग में चार्जेस सब दबाएंगे इसको, तो जो सब दबाएंगे तो इस अकेले चार्ज पे लगने वाली टोटल फोर्स क्या होगी? जितनी भी फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पे लग रही है उन सबका वेक्टर सम कर देंगे, उस फोर्स के इक्वल होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने इस लड़के को 100 रुपए उधार दिए, इस लड़के ने मेरे से 100 रुपए उधार ले लिए, तो मेरे और इसके बीच में कितने की उधारी है? 100 रुपए की। अब इस लड़के ने इस लड़के से 500 रुपए उधार ले ली, तो इस पर टोटल उधारी कितने की हो गई? 600 की। लेकिन मेरे और इसके बीच की उधारी हुई कितनी है? 100 की। इसी तरह से अब इस लड़के ने पीछे वाले से 400 रुपए उधार ले ली, तो अब इस पर टोटल उधारी कितनी हो गई? 1000। लेकिन मेरे और इसके बीच की उधारी कितनी है? तो इसका मतलब इस बंदे पे टोटल उधारी तो बढ़ गई, लेकिन इसके और मेरे बीच की उधारी पर कोई फर्क पड़ा? तो ये चाहे और 100 लोगों से उधार ले ले, लेकिन उसकी उधारी से इस पर टोटल उधारी तो बढ़ जाएगी, लेकिन मेरे और इसके बीच की जो उधारी पहले थी वो उधारी अभी भी उतनी ही रहेगी। फिर से अगर मैं एक बॉडी को इस डायरेक्शन में 100 न्यूटन से दबा रहा हूं, दूसरा 200 से दबा रहा है, तीसरा 400 से दबा रहा है, तीसरा 600 से दबा रहा है, तो इस बंदे पे टोटल फोर्स तो बढ़ जाएगी, लेकिन मेरे और इसके बीच का जो रिलेशन है फोर्स का वो पहले भी 100 था, अभी भी 100 है। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। क्लियर है? इसे स्टेटमेंट को लिखते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू superposition principle, the force acting between the two charged particle will not be affected by the presence of other charges surrounding it, but the total force acting on a given charge will be changes and it will be equal to the vector sum of individual force acts on the given charge particle। ये होगा कितना? जैसे कि एक बॉडी है, इस पर एक फोर्स इधर से काम कर रही है, एक फोर्स इधर से काम कर रही है, एक इधर से कर रही है, एक इधर से कर रही है। ये O है, ये कितना है? फोर्स कितनी लग रही है? F1। ये कितनी लग रही है? F2। ये इस डायरेक्शन में F3, ये इस डायरेक्शन में F4। तो इस बॉडी पे लगने वाली ऊपर जो टोटल फोर्स होगी वो किसके इक्वल होगी? वेक्टर सम ऑफ 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे जितनी भी फोर्स लग रही होंगी उन सबके वेक्टर सम के इक्वल होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखना है, इसमें इस Q1 पे लगने वाली टोटल फोर्स कितनी होगी उसको भी हम निकाल सकते हैं। मान लो Q1 Q2 के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, ना लगा रहा? Q2 Q1 पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है, तो Q3 इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। Q2 ने Q1 पे फोर्स 100 न्यूटन की लगाई इस डायरेक्शन में, और Q3 ने Q1 पे फोर्स कितना लगाया? 20 न्यूटन की डायरेक्शन में, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 30 डिग्री का। कितना है? तो इन दोनों इस वाले चार्ज पार्टिकल पे लगने वाली टोटल फोर्स कितनी है? तो पैरेललोग्राम लॉ से निकाल लेंगे भाई। तो एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है। अगर मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम ड्रॉ करूं तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाली फोर्स होगी वो फोर्स कितनी होगी? ये इसकी रिजल्टेंट फोर्स होगी। ये फोर्स किस पे निकल जाएगी? फोर्स एक्टिंग ऑन ए। और ये फोर्स होगी कितनी? हमें पता है पैरेललोग्राम का लॉ। तो पैरेललोग्राम का जो लॉ है वो क्या है? तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए इज इक्वल टू अंडर रूट में कितना? ए स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 100 का स्क्वायर प्लस 220 इंटू 100 2ab cos 30। सोल्व कर लेंगे तो वो फोर्स किस पे आ गई? ए पे आ गई। ए पे लगने वाली टोटल फोर्स ये है, ये इसकी रिजल्टेंट फोर्स है। इस तरह से इस पे निकालना, मान लो ये
इसको इधर 100 से दबाता है, ये इसको इधर दबाता है कितने से 10 न्यूटन से, और इनके बीच में एंगल कितना है 60। तो इनके बीच में क्या करो, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो ऐसा। तो ये तो होगी रिजल्टेंट फोर्स, और ये फोर्स कितनी होगी, दिस इज एफ बी, होगी कितनी, तो एफ बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कितना 100 का स्क्वायर प्लस 2 ए बी कोस 60। निकाल लो सोल्व कर, नहीं है समझ में। तो जब एक से ज्यादा वेक्टर किसी एक बॉडी पे काम करते हैं और हमें उसकी रिजल्टेंट फोर्स निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं, पहले दो को सोल्व करके एक तीसरा एक रिजल्ट बनाएंगे, उस रिजल्ट को किसी एक गिवन वेक्टर से सोल्व करेंगे, उनका एक रिजल्ट बनाएंगे, फिर चौथे गिवन वेक्टर से, इस तरह से दो को सोल्व करके रिजल्ट बनाते रहते हैं, और एक गिवन वेक्टर के साथ उसको बार बार सोल्व करते चले जाते हैं। इस तरह से हम टोटल फोर्स को आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। एक न्यूमेरिकल देखो इधर, अगर मैं तुमसे एक छोटी सी बात बोलूं इसमें क्वेश्चन में कि भाई दिस इज ए क्वेश्चन, और वो छोटा सा ये इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के ये ए बी और सी के वर्टिसेस हैं, और इन पे जो चार्जेस हैं वो है सपोज टू बी 2 माइक्रोकूलम का चार्ज, और इस पे चार्ज है 3 माइक्रोकूलम का, और इस पे मान लो 4 माइक्रोकूलम का। इनमें से कोई भी पॉजिटिव हो कर सकते हैं आप, कोई भी नेगेटिव, किसी एक को पॉजिटिव या नेगेटिव करना है, किसको बताइए, तीनों तो पॉजिटिव हैं, फिर तो कुछ चेंज कुछ ज्यादा वो नहीं होगा, बढ़िया। और बताइए 4 को मान लो आपने नेगेटिव कर दिया, फिर ज्यादा सिंपल हो जाएगा। अगर इसमें इसको नेगेटिव कर दिया, बाकी पॉजिटिव है। क्वेश्चन ये था हमसे हमारा कि भाई फाइंड करिए, फाइंड द फोर्स ऑन ईच चार्ज एट वर्टिसेस। वर्टिसेस पे जितने भी चार्ज रखे हैं सबका फोर्स निकालिए। हमें फिजिक्स में कैसे पता चले कि हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल रखना है, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी दो चार्ज से ज्यादा चार्ज इन्वॉल्व हो जाते हैं, दो चार्ज से ज्यादा चार्ज इन्वॉल्व हो जाते हैं और हमें किसी एक चार्ज पर टोटल फोर्स निकालनी होती है, तो प्रिंसिपल सुपर पोजिशन ही काम करेगा। जैसे कि मुझे फोर्स किस पे निकालनी है, ए पे निकालनी है, तो ए पे फोर्स कौन कौन लगा सकता है, बी भी लगा सकता है और सी भी लगाएगा, तो मुझे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ही यूज करना पड़ेगा इसके अंदर। अब उसको कैसे निकालता है, अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इनके बीच का कोई ना कोई डिस्टेंस भी होगा, और वो डिस्टेंस इज सपोज टू बी 10 सेंटीमीटर। कितना है, 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है इनके बीच का, दिस इज 10 सेंटीमीटर। और ये कैसा ट्रायंगल है, दिस इज इक्विलेटरल। अब देखो जी, हर चार्जेस पे, हर एक वर्टिसेस पे रखे हुए चार्ज पर हमें क्या कैलकुलेट करनी है, फोर्स कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है, फोर्स। अब उस फोर्स को हम कैसे निकालते हैं जरा देखो। तो ये एक चार्ज कितना है, 2 माइक्रोकूलम का है भाई। इस 2 माइक्रोकूलम के चार्ज को 3 वाला भी फोर्स लगा रहा होगा, -4 भी लगा रहा होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल। तो फोर्स किस पे लगेगी, ए पे। लगाने वाला कौन है, बी। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट। तो ये फोर्स किस पे लगेगी, ए पे। लगाने वाला कौन है, सी। नहीं है समझ में। तो इस पे लगने वाली जो टोटल फोर्स होगी वो कैसे निकालेंगे, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेंगे भाई। तो इस पे लगने वाली जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो कितनी होगी, तो वो ये फोर्स होगी रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स, दिस इज एफ। और ये क्या, कितनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट। जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे एंगल कितने बनेंगे, 60 डिग्री के बनेंगे भाई, 60 60 और 60 के। और आपको पता है एक लीनियर पे बनने वाला एंगल कितना होता है, 180। अगर ये 60 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 120 डिग्री का। तो बस पैरेललोग्राम लॉ से निकालते हैं। अब लेकिन हमें क्या निकालना है, सबसे पहले फोर्स एक्टिंग बिटवीन ए बी। तो अगर ए बी की फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है तो एफ ए बी लिखो या एफ बी है, दोनों तो बराबर बराबर फोर्स लगाएंगे। और ये फोर्स होती कितनी है, तो 9 × 10 की पावर 9, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 9 × 10 की पावर 9 लिख सकते हैं। और कितना आता है Q1, कितना है, 2 माइक्रोकूलम। कितना है, 2 माइक्रोकूलम। हमेशा ध्यान रखना, एक कूलम जो है वो बहुत बड़ी यूनिट है, 1 कूलम इज ए वेरी लार्जेस्ट यूनिट। और एक कूलम चार्ज को हम प्रैक्टिकली प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि एक कूलम चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए, एक कूलम चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें बहुत हायर फोर्स की जरूरत है। ये फोर्स एग्जैक्टली उतनी होती है, या एक कूलम का चार्ज इतनी फोर्स प्रोड्यूस करता है जैसे कि एक मल्टी स्टोरी, कई सारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एक साथ लगा दो, कम से कम 25-30 एक साथ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को लगाओ, उन्हें ब्लास्ट करने के लिए जितनी फोर्स की जरूरत होती है, इतना सिर्फ एक कूलम का चार्ज प्रोड्यूस कर देता है। कितनी फोर्स लगती है, 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन। 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन की फोर्स लगती है एक कूलम को चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए। और ये बहुत मैसिव पावर है, और इसको लैब में प्रैक्टिकली हम नहीं क्रिएट कर सकते, इसलिए कूलम हमारी एसआई यूनिट तो है लेकिन प्रैक्टिकल यूनिट
नहीं है। जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है वो कौन सी होती है हमारी? माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम। जब हम बात करते हैं माइक्रो की, तो माइक्रो का मतलब होता है यहां पर, अगर मैं लिखूं माइक्रो, माइक्रो को हम किससे लिखते हैं? म्यू के साथ। अगर मैं यहां पर लिखता हूं मिली, क्या लिखता हूं? मिली, तो मिली का मतलब होता है एम, ये माइक्रो। अगर मैं लिखता हूं यहां पर नैनो, नैनो, नैनो को किससे लिखते हैं? एन के साथ। इस तरह से अगर मैं लिखता है पीको, पीको, तो पीको का मतलब किससे लिखते हैं? दिस इज पी, किसके साथ? पी। अब मिली है तो मिलीमीटर है तो मीटर जोड़ दो फिक्स, मिलीमीटर तो साथ में क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा। माइक्रोमीटर तो म्यू एम आ जाएगा, नैनोमीटर तो एन एम आ जाएगा, पिकोमीटर तो पी एम आ जाएगा। नहीं है समझ? पिको कूलम है, सुन, अब कूलम के बाद चार्ज में आएगा। अगर मैं तुझसे बोला मिली कूलम है तो कितना आएगा? एम सी। माइक्रो कूलम है तो म्यू सी, और नैनो कूलम है तो, और पिको कूलम है तो ये रहा। और एक मिली में कितने होते हैं? 10⁻³ कूलम होते हैं, समझ आ गया? और माइक्रो में कितना? 10⁻6 कूलम। नैनो का मतलब 10⁻9 कूलम, और पिको का मतलब 10⁻12 कूलम। जो जो नाम आएगा उसके पीछे जोड़ते जाओ। फैरड आता, फैरड, जैसे मैंने बोला मिली फैरड, तो मिली वाला 10⁻³ फैरड आ जाएगा यहाँ। मैंने बोला पीको फैरड, 10⁻12 फैरड आ जाएगा। समझ आई बात? तो ये हमारी प्रैक्टिकल यूनिट्स होती है जो हम डे टू डे लाइफ में चार्ज के लिए यूज करते हैं। अब देखो जरा, इनके बीच में चार्ज कितना है? 2 इंटू 10⁻6। दूसरा चार्ज कितना है? 3 इंटू 10⁻6। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर। और हमें पता है 1 सेंटीमीटर में एसआई सिस्टम में 10⁻² मीटर होता है। तो 10 तो लिख दिया, 10⁻² का होल इसको। अगर मैं इस कोर्स को सोल्व करूं तो कितना आ गया? 3 दूनी 6 और 9 6 54, तो 5.4। 6 और 6 12 माइनस के, -12 में से गए तो कितना आ गया? 10⁻3। नीचे कितना है? 100 इंटू 10⁻4। तो -4 में से 2 जीरो चले गए तो -2 बचेगा। और उस -2 से सोल्व करेंगे तो ये सब कट के कितना आ गया? -1। कितना आ जाएगा? -1। नहीं है समझ में? ये 54 था ना, 54, तो ये कितना हो गया? दिस इज 5.4 मीटर। भाई ये 2 जीरो से चले गए तो 10⁻2 आएगा। 10⁻2 से जब इसे काटोगे तो कितना आएगा? 10⁻1। और यहाँ पर कितना है? 54, तो 5.4 न्यूटन नहीं आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से ये वाला चार्ज, इसके ऊपर भी तो फोर्स लगा रहा हुआ, तो फोर्स किस पे निकालनी है मुझे? ए पे। लगाने वाला कौन है? सी इज इक्वल टू, दोनों का फोर्स बराबर होगी, सी ए निकाल लो चाहे। ये फोर्स होगी 9 इंटू 10⁻9। Q1 कितना है? 2 इंटू 10⁻6। Q2 कितना है? 4। अब एक बात हमेशा रखना, मैंने -2 नहीं लिखा। हमेशा फिजिक्स में ध्यान रखना है, जब भी आप वेक्टर क्वांटिटी को इन्वॉल्व करते हो और डायरेक्शन को स्पेसिफाई करते हो, तो मैंने डायरेक्शन स्पेसिफाई करी नहीं करी? तो जब हम डायरेक्शन को स्पेसिफाई करते हो तो फिजिक्स में कभी भी नेगेटिव साइन यूज नहीं होगा। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो नेगेटिव साइन कभी यूज नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दी। स्केलर क्वांटिटी होती है तो साइन लिखा जाएगा, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड ही होता है। तो नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? उसका मैग्नीट्यूड। नेगेटिव में होगा तो मैग्नीट्यूड कम होगा, प्लस में होगा तो ज्यादा। +2 और -2, अगर स्केलर क्वांटिटी तो +2 ज्यादा होगा, -2 कम होगा। अगर वेक्टर क्वांटिटी +2 है और -2 है तो +2 और -2 में कौन बड़ा है? दोनों बराबर है। नेगेटिव से डायरेक्शन बता रहा है जो हमने स्पेसिफाई कर दिया। तो मस्ट रिमेंबर कि जब भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और डायरेक्शन को स्पेसिफाई करेंगे तो क्या नहीं लिखेंगे? साइन कन्वेंशन यूज नहीं करेंगे। अरे बात समझ में आ रही है? और साइन कन्वेंशन अगर डायरेक्शन नहीं बना रहे तो नेगेटिव को नेगेटिव लिखो, पॉजिटिव को पॉजिटिव। ये सबसे अच्छा तरीका होता है। डायरेक्शन बनाओ और हमेशा पॉजिटिव लिखो। तो कितना आ गया भाई? 9 इंटू 10⁻9 Q1। Q2 कितना है? 10⁻6। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर। जब 10 सेंटीमीटर को सोल्व करते तो 10⁻2 आ जाता है नीचे टोटल। अरे यार सोल्व तो करा है, तो लिख दो 10⁻2। आप सोच, 9 8 4 दूनी 8, 8 है 72, तो 72 तो ये आ गया। और 6 और 6 12, 12 में से हो गया तो 10⁻3 ये आ गया। और नीचे कितना? 10⁻2 कट गया तो माइनस, तो कितना आ गया? 7.2 न्यूटन। तो एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स लिख दी होगी, तो फोर्स इन बिटवीन बी सी और सी बी। ये फोर्स कितनी होगी? 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2, Q1 Q, और कितना आ गया? 10⁻12 अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 10⁻2। तो 4 के 12, 12 निम्मा 108, तो 108 गुना 10⁻1, तो कितना आ गया? 10.8 न्यूटन आ गया। अब बस, अब मुझे ए पे फोर्स निकालने, तो ए पे फोर्स निकालने का मेथड क्या है? नाउ फोर्स ऑन ए। तो इस ए पे जो टोटल फोर्स होगी वो किसके इक्वल होगी? रिजल्टेंट फोर्स निकाल लो इसकी। तो इस पॉइंट से 2 फोर्स काम कर रही है, एक इधर और एक इधर। तो ये वाली जो फोर्स है रिजल्टेंट, वो किसके इक्वल होगी? √A² FAB। अरे FAB कितना हमारे पास?
5.4 ही तो है, तो यहाँ क्या लिखोगे, एफ ए बी का स्क्वायर प्लस एफ ए सी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ए बी एफ ए सी कोस थीटा। थीटा कितना है 120। और इसकी फोर्स की अगर मैं वैल्यू पुट डाउन करूं तो ये कितना है, एफ ए बी 5.4 का स्क्वायर प्लस 7.2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 5.4 इंटू में 7.